नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर नजर डालें। कार्बन डॉट्स से दूर होगा जल प्रदूषण। 2004 में हुई थी खोज। नैनो फैमिली का यंगेस्ट मेंबर है कार्बन डॉट। नोबेल शांति पुरस्कार की हुई घोषणा। बेलारूस, रूस और यूक्रेन ने जीती दावेदारी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नहीं दिया जा सका था अवार्ड। और पेरिस फैशन वीक में पहुंचा वेब 3.0। डिजिटली लॉन्च हुआ कलेक्शन। डिसेंट्रलाइज होना है सबसे बड़ी पहचान। चलिए खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। खबरें शुरू करें। हाल ही में छपे एक अध्ययन के मुताबिक कार्बन डॉट्स जल प्रदूषण को दूर करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि शहरी विकास के चलते तमाम तरह के प्रदूषक जल निकायों में पहुंच रहे हैं। इनका समाधान नैनो टेक्नोलॉजीज जैसी तकनीक के जरिए ढूंढा जा रहा है। कार्बन डॉट्स नैनो मटीरियल फैमिली में नए जुड़े उत्पादों में से एक है। इनकी खोज साल 2004 में हुई थी। इनका व्यास औसतन 10 नैनोमीटर से कम होता है। कार्बन डॉट्स आसानी से वाटर सॉल्युबल होते हैं। साथ ही ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्वांटम डॉट्स की जगह इनको तवज्जो दी जा रही है। कुछ समय पहले असम के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध में वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी के जरिए भी इनका निर्माण किया गया था। ये कार्बन डॉट्स प्रिटिलाक्लोर शाकनाशी को पहचानने में सक्षम हैं। इससे जलकुंभी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ग्रास कार्प मछली से बने कार्बन डॉट्स के जरिए पानी से मरकरी जैसे प्रदूषण को भी दूर किया जा सकता है। एक्वाकल्चर फॉर्म्स में इनका प्रयोग जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये अच्छे इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स और एक्सेप्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें बायो इमेजिंग और सेंसिंग में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बायो इमेजिंग से मतलब एक ऐसे मेथड या साइंटिफिक टेक्निक से है जिसके जरिए बायोलॉजिकल पार्ट्स या जीवों पर नजर रखी जा सकती है। इसमें रियल टाइम में बायोलॉजिकल टिश्यू आदि की गतिविधियों को समझा जा सकता है। यह ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल पार्ट्स को खतरा नहीं होता। बायो इमेजिंग में गामा साइंटिग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी आदि को शामिल किया जाता है। इधर नोबेल का शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दे दिया गया है। इन सभी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। गौरतलब है कि भारत से साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उससे पहले साल 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे अल्बानिया में जन्मी लेकिन भारत की नागरिक थीं। उन्होंने अपना जीवन कोलकाता में दीन दुखियों की सेवा करते हुए गुजारा था। नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र आने पर भारत से महात्मा गांधी के नाम की चर्चा जरूर होती है। वे 20वीं सदी में अहिंसा के मजबूत प्रतीक बनकर उभरे थे। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए साल 1937, 38, 39 और 47 में नॉमिनेट किया गया। यहां तक कि साल 1948 में उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड उन्हें दिया नहीं जा सका। साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार दलाई लामा को देते वक्त कमेटी के अध्यक्ष ने इसे महात्मा गांधी की याद में समर्पित किया था, लेकिन कमेटी ने कभी भी ये आधिकारिक बयान नहीं दिया कि महात्मा गांधी को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। साल 1948 में उनकी मौत के बाद नोबेल कमेटी उन्हें ये पुरस्कार देने पर सहमत थी। ऐसा पहली बार होता कि किसी की मृत्यु के बाद ये अवार्ड दिया जाता, लेकिन महात्मा गांधी किसी संस्था से ताल्लुक नहीं रखते थे, न ही अपने पीछे कोई विल या संपत्ति छोड़ी थी, तो प्राइज मनी किसे दी जाती? इन्हीं सवालों के चलते उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। वेब 3.0 का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में पेरिस फैशन वीक के दौरान इसका एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। एक फ्रेंच डिजाइनर ने वेब 3.0 के जरिए अपना पहला डिजिटल कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें 3D होलोग्राम्स के जरिए कपड़ों के डिजाइन पेश किए गए। आपको बता दें कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है। इसमें बड़ी तकनीक कंपनियों के बजाय यूजर्स के पास प्लेटफॉर्म्स की ओनरशिप होती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईथरम कंपनी के फाउंडर गेविन वुड ने साल 2014 में किया था।
वेब 3 को समझने के लिए हमें वेब 1 और वेब 2 को भी समझना होगा। वेब 1.0 से मतलब वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट से है, जिसे 1989 में इन्वेंट किया गया। इसमें यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन से रूबरू होता था, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट जिसमें यूजर्स अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ये दौर तकरीबन 1999 तक चला। वेब 2.0 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए। हम वर्तमान में वेब 2.0 के ही अधिकांश फीचर पर काम कर रहे हैं। वेब 2.0 को वेब 1.0 से अलग करने में यूजर्स द्वारा अपने फोटोज, वीडियोज, लाइक, शेयर के जरिए कम्युनिकेट कर पाना जैसे फीचर्स शामिल हैं। वेब 2.0 में डेटा प्रमुख रूप से कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित है, जिसने डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज होगा और इसमें यूजर्स अपने डेटा के मालिक खुद होंगे, जिससे इंटरनेट का मुख्य मकसद पूरा हो सकेगा। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकता है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 एक निगम से परिचालित होने के बजाय सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस सवाल का जवाब भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के लिए लाए गए रिजोल्यूशन पर वोट नहीं किया। ये रिजोल्यूशन प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका नाम से लाया गया है। इसका मकसद श्रीलंकाई सरकार से मानवाधिकारों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच कराना, दोषियों को सजा दिलवाना है। साथ ही वर्तमान के इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटना भी इसका मकसद है। इस रिजोल्यूशन पर चीन और पाकिस्तान ने विपक्ष में वोट करते हुए श्रीलंका का समर्थन किया है। हालांकि भारत इस बात से सहमत है कि श्रीलंका सरकार द्वारा 13वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक भारत सभी श्रीलंका वासियों के लिए समृद्धि चाहता है। भारत श्रीलंका सरकार से इस दिशा में तत्काल प्रयास की उम्मीद रखता है। आपको बता दें कि 13वां संविधान संशोधन 1987 के इंडो श्रीलंका अकॉर्ड का आउटकम है। इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। ये श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए सिविल वॉर को खत्म करने का एक प्रयास था। इस संशोधन में प्रोविंशियल काउंसिल के गठन की बात की गई है। साथ ही श्रीलंका के सभी 9 प्रोविंसेस में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। कार्बन डॉट्स प्रदूषण को दूर करने में मददगार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? आइए देखते हैं अब पिछले बुलेटिन पर आधारित जो सवाल मैंने पूछे थे उसके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अनुच्छेद 105 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 3, क्योंकि अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा है। तो उम्मीद है कि आज पूछे गए सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। आपसे अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।